हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने सभी दर्शकों, अभिभावकों का नमन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अपने सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि सबका बेहतर प्रदर्शन हो। इसी उम्मीद के साथ मैं सभी प्रतिभागियों से उनका परिचय लेना चाहूंगा। सभी अपना अपना परिचय बताएं और क्लास बताएं, नाम बताएं। चले बोलो। My name is Manisha Yadav from standard 9. My name is Sohinaz of standard 9. My name is Shadia Bana from standard 9. My name is Alia Mahir from standard 9. My name is Ashish Yadav from class 9. My name is Divya Prakash Kumar from class 9. My name is Aditya Rai from class 9. My name is Shivam Patel from class 9. ठीक है, तो सबसे पहले टर्म्स कंडीशन बता दें। सबसे पहले व्याकरण स्टार्ट करेंगे। व्याकरण में वाक्य से दो प्रश्न सबके पास रहेंगे। इसके बाद पद परिचय 2 प्रश्न और 2 प्रश्न आपके अलंकार से होंगे। इसके बाद लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। दो बार लगातार 2 2 बार चलिए, पहला प्रश्न आलिया के लिए। मिश्र वाक्य में चयन करना कौन सा ऑप्शन हो? ऑप्शन नंबर 3। जोर से बोलिए। ऑब्जेक्शन किसी को? चल तुम बताओ। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। और किसी को ऑब्जेक्शन? शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं। राइट आंसर। आपके लिए सारी ऑप्शन 1। इसकी मेहनत का लाभ सरल वाक्य। राइट। तीसरा आपके लिए Option number 3. ऑप्शन नंबर 3 3 1 2। इसमें निकला और तारीख ठीक में और कौन सा बोली तुम? Option number 3. ऑप्शन नंबर 3 राइट। चलिए, आपके लिए है निशा। पढ़े, जोर से पढ़े या बताएं, जोर से पढ़ते रहे। प्रश्न अपराधी पढ़े। होने के कारण उसे सजा दी गई। इसका संयुक्त वाक्य होगा। हाँ। ऑप्शन नंबर 1। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा दी गई। राइट।
पत्नी के बीमार होने के कारण वह कार्यालय नहीं गया, इसका मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य क्या होगा? वह इसलिए कार्यालय नहीं गया क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी। ऑप्शन नंबर 5। अभी कुछ और बोले थे, ठीक है, राइट। अगला। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है। केवल मिश्र वाक्य, ठीक है, राइट। अगला। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, मुझे घर जाना इसलिए न रोके, इसका सरल होगा मुझे घर जाने से न रोके, राइट है। चले अगला। फोर ऑल। जब तक 4 ऑप्शन होगा, ये वाला है हाँ। विकल्प 1 2 3 4 सही है। राइट। चलिए ऑप्शंस वाक से रहने देते हैं, हम चलते हैं एक एक प्रश्न का। जो बोला था एक एक ही, समय बहुत कम है। पद परिचय में आते हैं। पद परिचय में सबसे पहले आपसे शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सादिया। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। किसी को ऑब्जेक्शन हो बोले, अगर राइट होगा तो राइट बोलें, तभी आपके पास जाएगा। ऑब्जेक्शन आप सब नहीं कर रहे हैं, कोई गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं आप सब। मैं ऐसे ही फिर भाग जाऊंगा आगे। उसके पॉइंट आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, जो पहले करेगा ऑब्जेक्शन, अगर कोई गलत बोलता है तो। सर बताइए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और किसी को दिक्कत? यानी यहाँ पर सब फेल हैं इस प्रश्न में, मैं यही समझूं ना। किसी के पास सही जवाब नहीं है, जबकि ऑप्शन दिए हुए बनाएंगे, बनाना पड़ेगा अगले बार से, तो बनाना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। ऑप्शन देने के बाद भी दिक्कत, इतनी सारी दिक्कत, क्या समझ में नहीं आ रहा है। किसी के पास रहे, आगे बढ़े। ऑडियंस में से कोई बताना चाहे बताएंगे? हाँ, क्या होगा? क्वेश्चन 2 होगा,
गुणवाचक विशेषण। विश्वास के योग्य, नोट कर लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। के योग्य, संबंध बोधक अव्यय है। के योग्य अभिकारी शब्द है। फिर किनका नंबर था? हाँ बताएं। Option number 3. ऑप्शन नंबर इज 3 राइट आंसर। आपका वह किसे देखती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्मकारक के राइट। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट। बोलते जाए जिनका नंबर है। आदित्य, नवाब साहब ने पढ़, जोर से पढ़ो, जो भी प्रश्न है पढ़ो। को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, नवाब साहब बाहर देखने लगे। हाँ, 2 बाहर है, दोनों बाहर का पद का परिचय बताना है। एक बाहर छोड़ दिया, बाहर देखने लगे। खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बाहर देखने लगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाहर छोड़ दिया। जब ऑप्शन नंबर 3 किसी को ऑब्जेक्शन नहीं ना है, आगे बढ़ा जाए। Option number 4. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब थोड़े होगा ऑब्जेक्शन, जब हो गया तो कैसे माना जाए? आपने पहले बोल दिया 3 जबकि 4 है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ दिख रहा है, बाहर देखने लगे। क्या है? रवि शाम को आएगा। रवि शाम को आएगा। बताएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न। रवि शाम को आएगा, ऑप्शन दिया हुआ है तो ये दिक्कत, ऑप्शन नहीं दिया होगा तो रवि शाम को आएगा। फर्स्ट। आपका था ना राइट आंसर। चलते हैं, एक एक प्रश्न पद परिचय से भी हो गया सबका कंप्लीट, है ना। और इसमें आप सब देख रहे हैं कि इनका परफॉर्मेंस कितना गलती हुआ, क्या हुआ, है ना। अब बात करते हैं
अलंकार। वैसे पद परिचय बहुत है, समय बहुत कम है, इसीलिए एक एक काफ़ी है ग्रामर टेस्ट के लिए। यानी ग्रामर समझ में आ गया कि ग्रामर आप लोग का अभ्यास छूट चुका है। चले वाच में आए, स्टार्ट आपसे स्टार्ट है। बताएं पहला कर्मवाच वाला वाक्य बताइए कौन सा होगा इसमें। इतना समय जो ऑप्शन है फिर भी जल्दी करो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलें आपका ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड 3 पढ़ के जवाब दिए। मुझसे ये किताब पढ़ी नहीं जाती। एक का 3 मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इज रॉन्ग आंसर। चले ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 2 3 1 तो हो जाएगा। पहला हो गया कर्मवाच, एक राइट आंसर। ये क्या बोली? ऑप्शन नंबर 4। हाँ राइट। चले आपका है, बोलो। है उसका। हाँ मनीषा। मैं अब नहीं खा पाता। मैं अब नहीं खा पाता भाववाच में परिवर्तित कीजिए। मुझसे अब नहीं खाया जाता। पहला मुझसे अब नहीं खाया जाता इज राइट आंसर। एक मिनट देखा जाए। मैंने खाया नहीं गया, मेरे द्वारा खाया नहीं जाता, मैं अब नहीं खा सकता इज राइट आंसर। कर्तरी वाला वाक्य आपका। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छाटिए। कौन सा है कर्तृवाच्य? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कर्तृवाच्य है। चलो तुम हाथ उठाओ पहले। मेरे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चल फिर तुम्हारे लिए है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हम इस मैदान में दौड़ सकते हैं, हमसे इस मैदान में दौड़ा जा सकता है राइट आंसर। चलिए आदित्य आपका नंबर है। कर्तृवाच्य वाला वाक्य बताइए इसमें कौन सा है। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। कर्तृवाच्य वाला वाक्य छाटिए। हाँ पढ़ते जाइए। माइक क्यों दिया गया है आपको? निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य। हाँ वाक्य छाटिए। कौन? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कर्तृवाच्य। सबसे पहले इसने हाथ उठाया सादिया। जो पहले हाथ उठाएगा उसी को नंबर दिया जाएगा। हाँ बोलो। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1
तो हाथ उठाओ, ऑब्जेक्शन करो, हाथ उठा कर उसी को नंबर देंगे फिर। चलो Option number 2. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चले आपका है ना। थर्ड। मंत्री जी सभी का स्वागत कर रहे थे, क्रमवाच मंत्री जी सभी का स्वागत किया गया। राइट, थर्ड बोले ना। हाँ। चले एक बार और राउंड करते हैं फिर से आपसे। पर वॉच जबकि 6-7 क्लास के बच्चे बनाते हैं और इतना गलती, पद पर्चे हटा दिया कि देखें काफ़ी गलती हो रही थी। इसमें कौन सा ग्रामर पूरा? ऑप्शन नंबर डी भाववाचक का उदाहरण है। बी, आओ नौका विहार किया जाए, आओ नौका विहार किया जा सके। ठीक है, ये तो नहीं होगा, आपका राइट आंसर है क्योंकि ये बहुवचन हो गया। चलें सादिया बताएंगे। पढ़ो पढ़ो, बार बार बोला को पढ़ो। सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हाँ पल्लवी से नहीं दौड़ा जाता, हाँ पल्लवी दौड़ नहीं सकती, पल्लवी द्वारा दौड़ा जाता। हाँ, तो इसमें बताइए कौन सा कुट में होगा, कुट संख्या कौन सा होगा, कुट नंबर। पल्लवी द्वारा दौड़ा जाता है, पल्लवी दौड़ नहीं सकती और पल्लवी दौड़ा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पल्लवी से दौड़ा नहीं जाता। पल्लवी द्वारा दौड़ा जाता है, बता रहा हूँ, पल्लवी से दौड़ा नहीं जाता। कौन सा बोली? ये सेकंड। एक मिनट, पल्लवी दौड़ नहीं सकती। ये क्वेश्चन कैंसिल करते हैं, गलत, ये क्वेश्चन ही गलत, ऑप्शन नहीं, कुट सही नहीं दिया हुआ। देखें, आप खुद देखें, पल्लवी द्वारा दौड़ा जाता है, 2 भाववाचक, दौड़ा जाता है, ये कर्म में नहीं दिया है, ये तो कर्म है ही नहीं है, तो दौड़ा जाता है। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन अगला बोले। कर्तृवाच्य का उदाहरण है। हाँ, राधा ने बच्चों को भोजन दिया, राधा द्वारा बच्चों को भोजन दिया जा सकता है, राधा से बच्चों को भोजन दिया जाएगा, राधा द्वारा बच्चों। ऑप्शन नंबर 1। राइट। मैंने खाना खाया का हाँ। कर्मवश होगा। हाँ जल्दी बोलो। मेरे द्वारा खाना खाया गया। मेरे द्वारा खाना खाया गया इज राइट आंसर। बस सीता खाना खाती है, कर्तृवाच्य यह लेख। चलिए हटाइए क्वेश्चन, हटाते हैं। दूसरा ये बता, ये भी सही है। चलिए इसको पढ़ पा रहे हो तुम लोग? राजा खेल नहीं सकता, इसका भाववाच्य होगा। क्या होगा? राजा से खेला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राजा खेल नहीं सकता, राजा से खेला नहीं जा सकता इज राइट आंसर। चलिए आप बताएं, भाववाचक का उदाहरण इसमें कौन सा होगा? भाववाचक का उदाहरण है, उसके द्वारा चुपचाप नहीं बैठा जाता है, उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता, वह चुपचाप नहीं बैठ पाएगा, वह चुपचाप नहीं बैठा, उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता। कौन सा? ऑप्शन नंबर बताओ। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
चलें जल्दी सीधे प्रश्न पे चलेंगे, अब प्रश्न उत्तर पे जल्दी। यह कविता किसने लिखी, इसका क्रमवाच क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर 1, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई? राइट। चले आदित्य आप बताएंगे। रोगी उठ नहीं सकता, इसका भाव आज क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। चले सबसे पहले उसने हाथ उठाया है, बताइए। फर्स्ट। हाँ फर्स्ट। रोगी से उठा नहीं जाता या रोगी से उठा नहीं जा सकता। चले आगे, हो गया ना। अब ग्रामर पोर्शन एंड करते हैं, सीधे लिटरेचर में चलते हैं। जैसे सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है, ये पढ़ोगे प्रश्न क्या है, बताओ जवाब दो। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, भाव स्पष्ट करने से सही शब्दों में और सभी पॉइंटों को जो बताएगा उसी को नंबर में होता। क्या हम तो सही बोले थे, लेकिन भाव स्पष्ट और सही शब्दों में होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं सभी बातों को कहना होगा, उन्हीं को नंबर दिया जाएगा। हाँ बोले आप। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहना एक व्यंग है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं। उद्धव को गोपियाँ कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके सौंदर्य और प्रेम से अछूता रहे, इसीलिए गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग है। इसमें कुछ और पॉइंट रहे क्या, बताओ। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है। वो कहती है कि तुम उद्धव के करीब रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। उनका रूप इतना सौंदर्य है कि कठोर दिल वाला व्यक्ति भी उनसे प्रेम कर ये सकेगा। तो पहले तो ये तुम बोले ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। व्यंग रूप से भाग्यवान कहती हैं, यानी दुर्भाग्यशाली हो तुम। भगवान कहने में उल्टा, ऐसे नहीं, सही बोल रही थी, केवल ये पॉइंट छूटा हुआ था। चलें आपके लिए, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। परशुराम के क्रोध का मूल कारण था सीता स्वयंवर में राम द्वारा टूटे शिव धनुष का। भगवान शिव परशुराम के गुरु थे, और शिव धनुष का टूटना मतलब उनके गुरु का अपमान था, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। बहुत सुंदर, चलें आगे। जागत सोवत सपन दिवस निसी कान्ह जकरी। इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मना स्थिति का वर्णन किया? हाँ, कि कौन सा मन की स्थिति का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में? प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण को हम लोग श्री कृष्ण को अपने हृदय में ठीक उसी प्रकार बसा रखा है जिस प्रकार हारिर के पक्षी अपने पंजों में लकड़ियों को फंसा रखी है, उसे कभी छोड़ती नहीं, सोते जागते उसे जकड़ी रहती है। उसी प्रकार हम लोग श्री कृष्ण को मन कर्म वचन में बसा रखे हैं, उन्हें सोते जागते बस काना ही रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले ठीक है, सही है। स्वयंवर स्थल पर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? स्वयंवर स्थल पर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने कहा, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों द्वारा मारे जाएंगे। और कुछ पॉइंट नहीं ना छूट रहे हैं।
सही है। चलिए आपके लिए। लक्ष्मण कौन थे और तथा उन्हें परशुराम जी से संवाद विवाद करने क्यों आवश्यक हो गया? लक्ष्मण जी राम जी के भाई थे, उन्हें छोटे भाई थे। उन्हें परशुराम जी से वाद विवाद करने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि जब राम जी से गलती से वह शिव धनुष टूट गया तब परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो गए थे और वो राम जी को धमकाने लगे थे। तो यही लक्ष्मण जी से देखा नहीं गया, जिससे उन्हें वाद विवाद करना पड़ गया परशुराम जी से। सही शब्द में नहीं आया उत्तर आपका। भाव समझ रहे हो, लेकिन शब्दों द्वारा इसे तुम व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाए। भाव समझ गया तुम। चलो तुम्हें मौका देता हूँ। लक्ष्मण जो थे वो राम के भाई थे और लक्ष्मण को राम के प्रति एक अपार श्रद्धा थी। तो जो राम थे, उन्होंने जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, इन्होंने शिव जी के धनुष को सिर्फ छुआ मात्र था, इसीलिए वो परशुराम जो थे वो फिर राम जी पे झूठा आरोप लगाने लगते, तो उसी आरोप को खत्म गलत ठहराने के लिए। सही बात है ना। देखो कितना गुड पॉइंट इन्होंने कहा। ये लक्ष्मण अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे, उन पे विपत्ति आने से पहले उससे वो है ना लड़ जाते थे। और विवाद का कारण आपने सही बताया कि बिना कारण, कोई कारण नहीं दिख रहा था और राम जी पर इल्जाम लग गया था धनुष टूटने का, तो ये लक्ष्मण जी से बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए विवाद करना उचित हो गया था, है ना। अकारण, है ना, बहुत सारा तर्क दिया तो बहुत सारा तर्क यहाँ पर देना था। चले आगे। पट नहीं रही है कविता, पढ़ो। पट नहीं रही है कविता पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए। हाँ, बताएं। जल्दी बताओ, नहीं दूसरे को नंबर दें। नहीं, किनके पास इस प्रश्न का उत्तर है? सबसे पहले तुम बता। हाँ भाई, पट नहीं रही कविता पट नहीं रही है कविता के आधार पर कवि यह कहना चाहते हैं कि फागुन का महीना है, जब फागुन का महीना होता है तो उसमें रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। उसमें सुंदरता इतनी बिखर जाती है। तो पहले ये तो एक पॉइंट तुम छोड़ दिए। रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है और उसमें जो हवा बहती है वो उसमें चंदन की खुशबू होती है और जो हमारे बाग में सारे फूल खिल जाते हैं। और कोई बोलेंगे? इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि सावन की गंध इतनी फैल चुकी है कि उनके घर में वो सावन की फागुन की गंध इतनी फैल चुकी है कि उनके शरीर और घर में नहीं समा पा रही है। किसी के पास उत्तर नहीं है सही। फागुन के तन की सुंदरता का वर्णन किया गया यहाँ पर मानवीकरण अलंकार द्वारा। यानी समा नहीं पा रही है, अट नहीं रही है, यानी समा नहीं पा रही है फागुन अपनी सुंदरता अपने तन में और अपनी सुंदरता प्राकृतिक में बिखेरी हुई है ना। तो यहाँ पे ये बताना है। और वो कहाँ सुंदरता दिख रही है? तो फूलों में, बगानों में, है ना, बाग बगीचे में, हर जगह, है ना, वातावरण खुशनुमा और सुंदरता से भरा हुआ है। और हवाएं धीमे धीमे हवाएं चल रही हैं और उन धीमी धीमी हवाओं में, है ना, सुंदर ये खुशबू बिखरी हुई है जैसे घर घर। और फागुन अपनी सुंदरता से हर एक घर में खुशबू भर दी है।
इसका वर्णन ये करना था। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। इनका नंबर था आदित्य। चले आदित्य। अपनी आप प्रवचना वो पहले प्रश्न पढ़ो तब समझ में आएगा। पर प्रवचना औरों की दिखाऊं मैं, पंक्ति का भाव स्पष्ट करे, कवि हाँ। प्रकृति सब क्लास में समझाया हुआ। प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, पंक्ति का भाव स्पष्ट करके कवि की प्राकृतिक तथा प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना है। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, उसके क्या मनसा है इस पंक्ति को कहने का, उसकी प्रवृत्ति क्या है। चलिए किसी के पास ना, चले पहले मनीषा हाथ उठा रही थी। बोले अपनी यह प्रवचना औरों को दिखाऊं में, पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि मैं अपनी उन दुखों को याद नहीं करना चाहता, मैं और अपने सुखद क्षणों को उस बताना नहीं चाहता। वो अभी थक कर सोए हैं, उनको जगा देने से वह फिर हरा भरा हो जाएगा। और कहाँ स्पष्ट हुआ इसमें, भूले अपनी प्रवचना। सादिया। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं अपने गम को मतलब दुखों को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी सोए हुए हैं। इससे ये अगर सोई हुई है दुख, अगर उनको मैं थोड़ा सा कहूँ तो वो हरे भरे हो जाएंगे, या फिर मैं लोगों के उन छलपोरता के बारे में बताऊँ जो मेरे साथ अन्याय हुआ है। चलो थोड़ा सा सुधार तुमने किया है ना। भूले प्रवचना मैं अपने बताऊं कि आगे बढ़ूं, मैं स्पष्ट कर दूं, गलत अभी भी सही जवाब नहीं आ रहा है इसका। भूल चले, ये इसी शब्द में तो सब बात छिपा हुआ। प्रवचना, भूल और प्रवचना शब्द से कवि क्या कहना चाहता है, बताओ। भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं, इस पंक्ति में कवि का कहने का यह आशय है। पहली बात तो ये जो पंक्ति है ये सामाजिक मानसिकता नहीं, चले आगे बढ़े। जीवन में हमारे साथ हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, तो इनके मित्र कथा लिखने के लिए कहते हैं। तब वो बात कहते हैं कौन से अपनी गलतियों को लिखी तो दुनिया हमारी हंसेगी, दुनिया वाले हंसेंगे, या किन किन लोगों ने हमारे साथ छल परपंच किए उन लोगों को बताऊं। अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो सभी लोगों का उजागर करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को बारे में बताऊं जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा दिए, छल किए, प्रपंच किए, उनका मैं उजागर नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। चले आगे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन से के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किनका नंबर है, चले आगे। इस पंक्ति से कवि यह कहना चाहता है कि मैं उन चांदनी रातों के बारे में कैसे बताऊं जब मैं अपनी प्रिया के साथ खुशी भरे पल बिता रहा था। मैं उन निजी क्षणों का वर्णन नहीं कर सकता। खुशी मेरे बाहों से आकर पर अब मेरे पास खुशी से बाहों में आकर पास चली गई। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आपके लिए प्रश्न है। बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे जब वो छोटा बच्चा अपने माँ के गोदी में था तो जो बच्चा था उसके नए दांत निकले थे, और वो जब कवि को देखकर तिरछी नजर से हंसता है तो कवि की जिंदगी में मानो जैसे उत्साह एवं से केवल खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई थी। और कवि क्या विचार करता है। और कवि कहता है कि अगर मैं इस बच्चे से नहीं मिल पाता तो जैसे कवि के जिंदगी में जो खुशी आई है उसे उतना प्रसन्नता मिली है वो नहीं मिल पाती। चलो ठीक, हालांकि कुछ पॉइंट छूट रहे थे, आगे बढ़ना है क्या। हाँ बोलो, बताओ। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है मानो जैसे
मरे हुए व्यक्ति मृतक में भी जान हाँ, अब सही आया तुम्हारा। और व्यक्ति में वो भी खुशनुमा हो गया हो और मानो तालाब को छोड़कर कमल के फूल मेरे झोपड़ी में आकर खिल गए हो। देखो बहुत सारे इसमें पॉइंट तुम्हारे छूटे हुए थे। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया अथवा निराला द्वारा रचित कविता उत्साह के शीर्षक का समार्थक सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। क्या उत्साह रखना, कविता का टाइटल उत्साह रखना उचित था? अगर है तो उसकी सार्थकता स्पष्ट करना है। यहाँ उत्साह एक खुशी का यहाँ उत्साह को मतलब खुशी के तौर पे किया गया है। जहाँ चलिए और किसी के पास, चलो तुम ही बोलो। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि जब काले घुंघरौले बादल जब आते हैं तो अपने साथ वर्षा को ले आते हैं, जिससे धरती पर रहने वाले प्यासे जीव जंतुओं और बिना पानी के जो पेड़ पौधे थे उनकी तृप्ति होती है और जो सबको उत्साहित कर देता, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को उत्साहित करता है, उत्साहित कर देता है। और निराला द्वारा रचित कविता उत्साह के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी इस कविता में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्साह इस कविता का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब काले घुंघरौले बादल आते हैं तो वो मतलब सभी की खुशी जिंदगी तो बोल चुकी हूँ, बात बोल चुकी हूँ। चलो और कोई पॉइंट नहीं ना छूटे इसके हैं? चले आपका है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में बहुत अंतर है। बच्चे की मुस्कान स्वार्थ निहित होती है, निश्चल होती है। बच्चे की निश्चल होती है, निःशुल्क नहीं होती, निश्चल होती है। बच्चे की मुस्कान से तन मन में आनंदित फैल जाती है, परंतु एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कृत्रिम और रहस्यमयी होती है। वो रहस्यमयी होते हैं, वो उनके रहस्यमयी होती है। मुस्कान स्त्रीलिंग शब्द है, मुस्कान हाँ रहस्यमयी होती है। एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान एक तन मन पर उतना उत्साहित नहीं लाता जितना बच्चे की मुस्कान लाता है। चलो सही है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाले सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी। वह बिना चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करता था, इसलिए लोग उसे सेनानी ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन कहकर व्यंग रूप में बुलाते थे। चलिए सही, छोटा हुआ नहीं ठीक तो है क्या उस चीज में? उसके अंदर देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी और देशभक्तों का सम्मान करता था। हाँ ठीक है, वो देशभक्ति व्यंग रूप में उसे लोग कैप्टन कहते, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। तो स्पष्ट कहते बाबू जहाँ गलत होगा खुद बोलेंगे, स्पष्ट उत्तर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। इनके लिए है, आपके लिए। फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? फसल कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि फसल को 100 हाथों की मतलब महिमा की जादू और अत्यंत भी कहा है। चलो मनीषा सबसे पहले हाथ उठाई है। फसल कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि फसल उगाने के लिए उसमें किसानों की कड़ी मेहनत होती है। वह कड़कड़ाती ठंड, तड़पती धूप में और मूसलाधार बारिश में वह काम करते हैं और फसल एक नहीं बल्कि उसमें हवा की थिरकन समाई होती है और उसमें कई नदियों का पानी होता है। इसलिए कवि ने फसल कविता से यही संदेश दिया है। और कोई इससे बेहतर भाव था, लेकिन स्पष्ट उत्तर शब्दों द्वारा भी शब्द की कमी थी इसमें। भाव तुम्हारा समझ में आ गया, लेकिन अभी शब्द अधूरे रह गए जिससे स्पष्ट कर पाओगे। एक लाइन में इसका उत्तर स्पष्ट किया जा सकता है, वो शब्द नहीं है तुम्हारे पास। फसल लाखों करोड़ों हाथ नहीं, कोई बताएंगे? बता दूं मैं। फसल कविता द्वारा कवि यह संदेश देना चाहता है कि फसल जो अस्तित्व में आता है
उसके अस्तित्व में आने के पीछे मनुष्य और प्राकृतिक का परस्पर सहयोग है। और प्राकृतिक कैसे सहयोग करती है ये सब पता है ना। और मनुष्य का लाखों हाथ के सहयोग से उसमें हवा के थिरकन समाई हुई है ना। हजारों नदियों का पानी समाया हुआ है उस अनाज में। बढ़ाया था मैंने, इस बिस्कुट आप खाते हैं, उस बिस्कुट का अनुभव कीजिए। इस बिस्कुट में क्या क्या समाया हुआ, कितना अच्छा समझाया था, लेकिन संदेश नहीं समझ आप नहीं, किसी को नंबर नहीं मिलेगा इस पर। चलिए किनका आपका है? भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रहे हैं जल जात। समय बहुत कम है, जल्दी करें। तालाब छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात का भाव स्पष्ट करना है। एक लाइन में इस जब दो तुम बोलो। सूर्यकांत त्रिपाठी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। चले अब चल छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं वह मानो मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो। छू गए। किसको देखकर बोल रहा है तो बोलोगी ना। बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर कवि को लगता है कि मेरे तालाब में जो कमल के फूल है मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। हाँ। पास था के बबूल। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे छू गया स्पर्श, बच्चे के स्पर्श तुम छोड़ रही हो। नहीं अब तो बोलने दो, हमने जल्दी हम करना है। हाँ बताओ। बच्चे को स्पर्श कवि बच्चे के स्पर्श करके यह इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो शेफालिका के फूल और बबूल के जो फूल है तुम्हारे छूने मात्र से और तुम्हारे मुस्कुराहट से मानो ऐसा लगता है कि शेफालिका के फूल और वो झड़ने लगते हैं। और यह समझ नहीं आता कि वो बांस था कि बबूल। और कठोर व्यक्ति वगैरह नहीं बोलेंगे, पत्थर पाषाण दिल वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। चलिए ठीक। इनका आपका है ना, बोले जल्दी। जब तक सर इसका है जब तक हल्दार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र होगा? कौन सा चित्र होगा, कहाँ लिखा हुआ है जी? चित्र रहा होगा। जब तक हल्दार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, सामने से नहीं देखा था, सुना था, तब तक उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र उभरा हुआ था? जब तक हल्दार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक हल्दार साहब को ऐसा लग रहा था जैसे कैप्टन कोई आज़ाद हिंद भारत का बिछड़ा हुआ सेनानी हो और हट्टा कट्टा हो। तुम बताओ। जब तक हल्दार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था उन्हें लगा था कि कैप्टन कोई सैनिक होगा या स्वतंत्रता सेनानी होगा और वो कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा, पर कैप्टन एक मरियल सा आदमी निकला जिसके एक हाथ में संदूकची तो एक हाथ में एक लकड़ी पर लटके हुए चश्मे थे। और सभी पॉइंट में पहले बता दीजिएगा, सभी पॉइंटों को नहीं बताओगे तो नंबर यहाँ मिलेंगे नहीं। क्या इसमें छूट रहे हैं तुम बताओगे सादिया? जब तक हल्दार साहब नहीं, जो क्या इसमें छोड़ा है वो नहीं छोड़ा है जो कैप्टन था उन्हें बुक लगता में आया है तो इस बात बुक वाले बात को तो यहाँ लिखना पड़ेगा एग्जाम में। उन्हें लगता था कि जो कैप्टन है वो आज़ाद हिंद फौज का कोई पिछड़ा हाँ, आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा और सुभाष चंद्र बोस का कोई मित्र होगा या हट्टा कट्टा कोई सिपाही होगा। हाँ राइट, ये पॉइंट बोलेंगे नहीं। कौन सा सिपाही, कैसा सिपाही, तो बुक में दिया हुआ है
कि स्वतंत्रता सेनानी होगा, फिर कल्पना करता है कि नहीं नेताजी के साथी होगा। जब तक नहीं देखा था उसके मानस पटल पर ऐसा चित्र भर कर रहा था। जिसके कारण उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है, और वह हमेशा चश्मे पहनते। हाँ ठीक है, तो उसके मानस पटल आ गए। किनका था इधर? आपका ना, आप बोलना। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसे वह सेकंड क्लास में एकांत जगह मिलेगी जहाँ पे वो कहानी अच्छे से सोच सकेगा तथा प्रकृति का दृश्य भी मिलेगा जिससे वह कहानी का रूपरेखा तैयार कर पाएगा। ठीक है, चले। थोड़ा शब्द के द्वारा शब्द परोसने नहीं आ रहे हैं आपको। सही है उत्तर, नहीं ठीक है, और कोई चीज़ में जुटेगा नहीं, लेकिन शब्द द्वारा और इसको अच्छा किया जा सकता था इस प्रश्न को। किनका है? आशय स्पष्ट कीजिए। हाँ, लास्ट राउंड। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ को कुछ होम कर देते हैं। हाँ, होम करने वाले पर दुनिया हंसती है, बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि लेखक बार बार उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि उनका क्या होगा जो अपने कौम के जो देशभक्त है उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने जो जैसे अब देश के प्रति जो रक्षक हैं उनका वो अपने घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देते हैं सिर्फ अपने कौम हाँ, के सब चीज त्याग देते हैं। होम करने में सब चीज त्याग देते हैं। हाँ, सब कुछ त्याग देते हैं और जो देशभक्त नहीं है और उनका जो मजाक उड़ाते हैं वो अपने कुछ लाभ के लिए अपने लाभ के लिए खुद को बेचने के मौके ढूंढते हैं। चले, अभी भी स्पष्ट नहीं, जबकि हमने क्लास में भी बताया था एक शब्द में इसका इसी लाइन को लिखेंगे और एक लाइन में ही उत्तर है इसका। चलो मनीषा तुम बताओ, और सादिया चलो तुम की कौन है? चलो सादी। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर भी गृहस्थी और ज़िंदगी जवानी सब कुछ होम देने वालों पर सस्ती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। इससे मतलब क्या होगा उस कौम का जो मतलब जो लोग एक लाइन में बताओ, समय नहीं है, एक शब्द में आज होगा उत्तर। जो देशभक्त देश के लिए हम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी जवानी अपने परिवार सब चीज़ को छोड़ देते त्याग देते उनके जो लोग देशभक्त नहीं हैं उनका मजाक बनाते और उनको जब कोई काम होते तो खुद को मतलब खुद को छलपूड़ या फिर खुद को बेच देते हैं, खुद को बेच देते हैं या फिर खुद को न्यौछावर नहीं करते और देशभक्तों का मजाक बनाते हैं। क्या होगा उस कौम का? सब लाइन लिखते हैं और कोई बोलना चाहता, जो मेरे को चाहिए था वो जवाब नहीं मिल रहा है। चलो मनीषा, सब सही जो तो दिया हुआ ही है, इसी को आशय स्पष्ट करना। क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हाँ, इसमें एक जो छूट रहा है वो बताओ। हलदार साहब इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो सेनानी अपने देश के लिए घर गृहस्थी अपनी जवानी जिंदगी सब छोड़ देता है, लोग उन पर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है और लोग उन पर हंसते हैं और वह अपने लाभ के लिए खुद को ही बेचने के लिए नाराजी हो जाते हैं। बताओ। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि क्या उस देश का विकास कैसे होगा? हाँ, उस देश का क्या होगा, उस देश की तरक्की कैसे होगी जो है ना, जहाँ के सैनिक, जहाँ के जवान अपना जान अपना सब कुछ घर बाल बच्चे सब कुछ त्याग देते हैं और अपनी प्राण निछावर कर देते हैं और ये दुनिया उन पे मजाक उड़ाती है उस देशभक्त का, तो क्या उस देश का विकास होगा? कभी नहीं, कदाचित नहीं। यही तो कहना चाहता है। चले, आपका सही है। ये पॉइंट छोटा बोले, एक पॉइंट में बताया था कि ये देखिए उस कौम का क्या होगा, उस राष्ट्र का विकास, उस देश का विकास कैसे होगा, उस देश का क्या होगा। देश का कभी विकसित देश नहीं होगा। चले आगे। बाल गोविंद भगत लास्ट पॉइंट था, ये लास्ट राउंड है। किसका पॉइंट नंबर था? आपका है। चलिए जल्दी बताएं। बाल गोविंद भगत की दीनाचार्य जो लोगों का अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दीनाचार्य लोग दीनाचार्य
लोगों के अचरज का कारण इसलिए- दिनचर्या है, दिनाचार्य नहीं है, दिनचर्या। दिनचर्या लोगों की डेली अचरज रूटीन का जिसको कारण बोलते हैं। इसलिए था क्योंकि सुबह उठते ही 2 मील दूर गंगा स्नान के लिए इतने उम्र होने के बाद भी बाल गोविंद भगत सुबह उठते ही 2 मील दूर नदी स्नान करने को जाते। उसके बाद गांव से बाहर जाकर ताल मंडली बिठाकर सारंग बजाते और खेतों में समय चले, सही है, खेतों सही में है, भी सही आके है। लगे चले आगे, तुम बताओगी। लेखक ने बाल गोविंद भगत को संगीत को संगीत है या जादू क्यों कहा? लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू इसलिए कहा, जब वो आषाढ़ के मौसम में खेतों में गीत गाते तो वहाँ के रोपनी करने वाले श्रमिकों के हाथ एक क्रम में चलने लगते थे और वहाँ के हल करने वाले बैलों के पैर जल्दी चलने लगते थे और मुहान पे बैठे औरतों का मुंह चलने लगता था। इसका और जब वो ओठ कांपने लगते थे ना। और जब वो गीत गाते थे तो उनका मन तन पर हावी हो जाता था और उसमें भरी शाम भी उन्हें शीतल जैसी प्रतीत होती थी। तो इनके करते हैं यहीं पे, है ना, इन कर दिया जाए सर, है ना, इसी पे डिसीजन ले चुके हैं वैसे, फाइनल हो, ठीक है, चलिए।